हमारी अगली खबर का कीवर्ड है पलायन। अब तक आपने धर्म, रोजगार या गरीबी से पलायन वाली कई खबरें देखी और सुनी होंगी, लेकिन 21वीं सदी में महानगरों के पलायन किन बातों से ट्रिगर होते हैं, इसका चौंकाने वाला सबूत बेंगलुरु से सामने आया है, जो वहां की सत्ता के लिए एक शर्मिंदगी का विषय है। ट्रैफिक के लिए कुख्यात बेंगलुरु शहर में एक नामी कंपनी ने अपना कारोबार सिर्फ इसलिए समेट लिया है क्योंकि उसके मालिक और कर्मचारियों के लिए बेंगलुरु का जाम झेलना अब असहनीय हो गया था। इस कंपनी का नाम है ब्लैक बक, जिसके को फाउंडर ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी तो बड़े उद्योगपतियों से लेकर बेंगलुरु में रहने वाले प्रोफेशनल्स तक विमर्श छिड़ गया है और सवाल उठे, जिस शहर से दुनिया की आईटी व्यवस्था सबसे तेजी से चलती है, उस शहर की सांसें जाम में धीमी कैसे हो गई हैं और जिम्मेदार कौन है? डिजिटल लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में काम करने वाली मशहूर कंपनी ब्लैक बक के को फाउंडर ने बेंगलुरु छोड़ने को लेकर क्या लिखा है, पहले आप वो देखिए। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. राजेश यबाजी ने लिखा कि आउटर रिंग रोड यानी ORR बलेंदुर उनके लिए पिछले 9 वर्षों से ऑफिस और घर जैसा रहा है, लेकिन अब यहाँ काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। इस वजह से उन्होंने यहाँ से जाने का फैसला किया है। इस फैसले के साथ उन्होंने जो वजह बताई, उसके अनुसार कंपनी में काम करने वाले सहकर्मियों का वन वे औसत आवागमन 1.5 घंटे से ज्यादा है। बेंगलुरु की सड़कें गड्ढे और धूल से भरी हैं और उन्हें सुधारने की कोई नीयत भी नजर नहीं आ रही है। उन्होंने जो आखिरी लाइन लिखी वो कर्नाटक की सरकार और बेंगलुरु के सत्ताधीशों को जरूर सुननी चाहिए। राजेश यबाजी के अनुसार उन्हें लगता है कि अगले 5 वर्षों में भी इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। इन बातों के साथ उन्होंने बेंगलुरु से एग्जिट करने का फैसला कर लिया है। ब्लैक बक एक डिजिटल लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो ट्रकिंग के सेक्टर में काम करती है। शिपर्स और ट्रक ड्राइवर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कनेक्ट करती है। कंपनी के पास करीब 2.5 लाख से अधिक रजिस्टर्ड ट्रकों का नेटवर्क है और ये भारत में 2000 से अधिक स्थानों को कवर करती है। लेकिन बेंगलुरु की ट्रैफिक व्यवस्था के आगे इस कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग और सपनों ने दम तोड़ दिया। अब कंपनी के को फाउंडर के फैसले के बाद बड़े उद्योगपति कैसे इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आप वो भी देखिए। नामी बिजनेसमैन और इन्फोसिस के पूर्व CFO मोहनदास पाई इसे बेंगलुरु में शासन की बड़ी विफलता बता रहे हैं। डेप्यूटी CM को टैग करते हुए इस मामले पर उन्होंने चिंता जाहिर की और निराशाजनक कहा है। बायोकॉन की फाउंडर किरण मजूमदार शॉ ने लिखा है कि यह बहुत गंभीर है। इन दिक्कतों को ठीक करने के लिए आपातकालीन कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि आंध्र के मंत्री नारा लोकेश ने ट्रैफिक वाली आपदा में अवसर खोजते हुए मौके पर चौका मार दिया। उन्होंने ब्लैक बक को अपने राज्य में दफ्तर खोलने का ऑफर दे दिया। नारा लोकेश ने लिखा वो कंपनी को विशाखापट्टनम में रीलोकेट करने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि विशाखापट्टनम न सिर्फ भारत के टॉप 5 स्वच्छ शहरों में से एक है, बल्कि यहाँ सर्वोत्तम बुनियादी सुविधाएं हैं। इसे महिलाओं के लिए भी सुरक्षित माना गया है, इसीलिए वो अपना दफ्तर यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन आज विमर्श का विषय ये नहीं है कि ब्लैक बक नया दफ्तर कहाँ पर खोलेगी, बल्कि विषय यह है कि आखिर जो बेंगलुरु दुनिया के IT सेक्टर को बूस्टर डोज देता है, उसकी खुद की इम्यूनिटी भीषण ट्रैफिक जाम की वजह से खत्म कैसे हो रही है और कैसे बेंगलुरु का अर्बनाइजेशन मॉडल उसकी विफलता का प्रतीक बन रहा है। पहले इस पर एक न्यूज रील देखिए, फिर बेंगलुरु के ट्रैफिक वाले दर्द का विश्लेषण भी करेंगे। We have sufficient funds to take care of potholes. We will do it in stages. There is some paperwork issue which has to be finalized. कर्नाटक सरकार 4 लाख करोड़ खर्च कर रही है हर साल। इसको कितना चाहिए? 500 1000 करोड़ नहीं देते। बेंगलोर कर्नाटक का 60% टैक्स देती है और वो रास्ता कॉर्पोरेशन में सबसे टैक्स देने का रास्ता है। सिद्धरामैया जी आए थे, उन्होंने देख लिया। कहाँ है राहुल गांधी? राहुल गांधी ने क्या प्रॉमिस किया था? कहाँ है प्रियंक खरगे? प्रियंक खरगे IT मिनिस्टर है, क्या कर रहा है? ये सरकार कांग्रेस से कुछ नहीं कर रही है। This is the worst road in the Bangalore for last 7-8 years. Okay, nobody has addressed the traffic in Panathur Road. Different government has come. Congress government has not done anything here. We have been reporting this for last 5 years. and now we have planned to move our office itself.
We are going from Belandur to some other area now. मेरे को डेली 2.5 आवर्स लगता है ट्रैवल करने में। मैं हेब्बाल से आती हूँ। लाइक इतना स्लो मूव, उधर से आने में जितना टाइम नहीं लगता, इवनिंग में अगर ऑटो बुक करना चाहो तो 1.5 आवर लगता है एक ऑटो को इधर आने में। मतलब यू कांट इवन बुक एनी ऑटोज, कोई राइड ही नहीं एक्सेप्ट करता। 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पे भी नोबडी इज एक्सेप्टिंग द राइड्स। The city is developing. Definitely, all this is happening due to delay in the Blue Line Metro, which has caused a lot of traffic snarls in the city and in the outer ring road. We stand with the companies and we also put forward our foot to the government to improve the infrastructure, better the traffic management systems, and to complete the Blue Line Metro at the earliest. वैसे जब बात बेंगलुरु के ट्रैफिक की हो रही है तो आज हम कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का एक बयान आपको याद दिलाना चाहेंगे, जो उन्होंने इसी साल फरवरी में एक इवेंट में दिया था। जब उनसे बेंगलुरु के ट्रैफिक को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था, बेंगलुरु की ट्रैफिक समस्याएं इतनी गंभीर हैं कि भले ही भगवान नीचे आ जाएं और सड़कों पर चलें, लेकिन अगले 1, 2, 3 वर्षों में भी कुछ नहीं बदलने वाला है। और अब अपनी इन बातों से सिस्टम की नीति और नियत का अंदाजा आसानी से आप भी लगा सकते हैं। आज हमने बेंगलुरु के दर्द जाम पर सत्ता की जो कुंजी तैयार की है वो अपने आप में एक सवाल है। आखिर आईटी हब कहाँ जाने वाला शहर, सिलिकॉन सिटी के नाम से मशहूर शहर जामनगर क्यों बन गया है? आंकड़े देखिए। एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में रोज लगभग 1600 किलोमीटर का ट्रैफिक जाम लगता है। मतलब बेंगलुरु में रोज अलग अलग लेन में लगने वाले सभी जामों को जोड़ दें तो ये 1600 किलोमीटर के बराबर है। बेंगलुरु में पीक आवर में गाड़ियों की औसत गति सिर्फ 18 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला भारत का दूसरा शहर है। यहाँ सिर्फ 10 किलोमीटर जाने में कम से कम 34 मिनट का समय लगता है। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि ट्रैवल टाइम के लिहाज से बेंगलुरु दुनिया का तीसरा सबसे धीमा शहर है। उसके आगे सिर्फ कोलंबिया का वोरंक्विला और भारत का कोलकाता है। इसीलिए बेंगलुरु के लोगों का दर्द है कि उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जाम में ही कट रहा है और ये संघर्ष किसी एक दिन का नहीं बल्कि रोज का है। आंकड़े बताते हैं कि बेंगलुरु के लोग हर साल जाम में अपनी जिंदगी के 117 घंटे बर्बाद कर देते हैं, जो 5 दिन के बराबर है। इस लिहाज से अगर 60 साल की उम्र का पैमाना माना जाए तो उसकी जिंदगी के 1 साल बेंगलुरु के जाम में खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा बेंगलुरु में जाम इतनी बड़ी समस्या है कि हर वर्ष उसे 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ इसीलिए होता है। लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा, आखिर ऐसा क्यों है? आखिर बेंगलुरु का ये दर्द जाम खत्म होने की जगह बढ़ता क्यों जा रहा है? तो इसकी वजह है बेंगलुरु की कुल जमीन में सड़कों का हिस्सा सिर्फ 8% है, लेकिन गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में गाड़ियों के बढ़ने की रफ्तार सड़कों से ज्यादा है। अप्रैल 2025 तक बेंगलुरु में गाड़ियों की संख्या 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा थी। इसमें भी बड़ी संख्या में कार हैं। 2020-21 में बेंगलुरु में 20 लाख रजिस्टर्ड कारें थीं, जो अप्रैल 2025 तक 25.5 लाख हो गईं। यानी इस दौरान कारों में 27.5% की वृद्धि हुई। दूसरा कारण यह है कि बेंगलुरु में आबादी तो बढ़ी, कंपनियां भी बढ़ी, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस स्पीड से नहीं बढ़ा। सिर्फ सड़कों पर गाड़ियों की लाइन बढ़ती गई। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अनुसार बेंगलुरु में 2011-12 में करीब 6,064 सरकारी बसें थीं, जो 2025 में सिर्फ 6,835 ही हुई। यानी करीब 12 से 13 वर्षों में भी सिर्फ 12,500 का इजाफा हुआ। आज आपको ये भी जानकारी बड़ी हैरान कर देगी कि जो बेंगलुरु कर्नाटक की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देता है, कैसे उसकी किस्मत में सिर्फ जाम आता है। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक का ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी अभी 28 लाख से ज्यादा है और इसमें बेंगलुरु का योगदान 40% से भी ज्यादा है। और सोचिए, इतने योगदान के बाद बेंगलुरु के लोगों की किस्मत में रोज जाम से जूझना और समय की बर्बादी ही लिखी है। अब हम आपको बेंगलुरु की उस आउटर रिंग रोड पर भी लेकर चलते हैं जहां ब्लैक बक का ऑफिस था, लेकिन वहां के ट्रैफिक जाम में कंपनी के अरमान तड़प तड़प कर खत्म हो गए। आउटर रिंग रोड इलाके में करीब 500 से ज्यादा कंपनियां हैं और यहां करीब 10 लाख लोग रोज काम पर आते हैं। ये इलाका अकेले बेंगलुरु की आईटी आमदनी में 36% योगदान देता है।
लेकिन सड़कें उतनी ही पुरानी हैं जितनी 1996 से 2002 के बीच बनाई गई थी। तब इस रिंग रोड को इसलिए बनाया गया था कि भारी ट्रक शहर के अंदर ना आए और ट्रैफिक कम हो, मगर अब ट्रक की जगह लोगों की भीड़ है, कंपनियों के टावर हैं, फ्लैट्स की लंबी कतारें हैं, लेकिन सड़कें वैसी की वैसी हैं। ये दर्द भरी कहानी उस बेंगलुरु की है जो आधुनिकता की गाड़ी पर सवार होकर दुनिया को नई तकनीक दे रहा है। लेकिन उसी शहर में गाड़ियां एक बार सड़क पर आती हैं तो मिनटों का सफर तय करने में उन्हें घंटों लग जाता है। हम जिस बेंगलुरु की बात कर रहे हैं वहाँ 15,000 IT कंपनियां हैं, लगभग 1500 बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जिसे भारत का नंबर 1 स्टार्टअप हब कहते हैं, जहां 14,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स पंजीकृत हैं। और ये वही शहर है जहां 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में 45 बेंगलुरु से ही हैं। आखिर उस शहर की किस्मत कब बदलेगी, इसे लेकर सत्ता की ना कोई नीति दिखती है और ना नियत, जैसा ब्लैक बक के फाउंडर ने भी कहा है। वैसे जब एक महानगर की दर्द की बात हो तो जिक्र ये भी होना चाहिए कि एक आदर्श महानगर आखिर कैसा हो। हमारा नजरिया ये है कि एक आदर्श महानगर ऐसा होना चाहिए जहां ट्रैफिक जैम ना लगता हो, जहां सड़कों पर गड्ढे ना हो, जहां वाटर लॉगिंग की समस्या ना हो, जहां ड्रेनेज सिस्टम बारिश को सहने लायक हो, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाया गया हो, जहां गाड़ियों के लाइसेंस जारी करते हुए सिस्टम अपने हिस्से की ईमानदारी बरते और जहां जहां उस सिस्टम के पास नीति भी हो, उसकी नियत भी हो। वैसे तो भारत में ऐसे महानगर की कल्पना बेमानी है, लेकिन अगर सरकारों और सत्ताधीशों में इच्छा शक्ति हो तो इस असंभव को भी संभव किया जा सकता है।